नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिएगा लास्ट मोमेंट पे जब टाइमिंग कम बचा हो तो हमारे लिए जो तैयारी का स्टैंडर्ड है वो सिलेबस बेस्ड ना होकर एग्ज़ाम बेस्ड हो जाना चाहिए। जिसके अंतर्गत हमारी ज़रूरत होती है कि हम किस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पीवाईक्यू के साथ टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज भी ऐसी संस्थानिक ज्वाइन करना चाहिए जिसकी खुद की अपनी एक्सपर्टीज हो, क्योंकि आज के इस तकनीकी भरे दौर का मतलब यूट्यूब की दुनिया में या बाकी जो आज की हलचल की दुनिया में हम ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि किस संस्थान की एक्सपर्टीज है और वो उस टेस्ट के लिए सक्षम है या नहीं है। इसीलिए मैंने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोग्राम चला है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम पर डे एक टेस्ट करेंगे। उसमें चाहे ध्येय इंस्टीट्यूट का हो, दृष्टि इंस्टीट्यूट का हो, दृष्टि में 10 से 12 टेस्ट दिए यूपीपीसीएस के लिए, ढेरने भी इतने के आसपास दिया गया है, या बाकी कोई जीएस वर्ल्ड या कोई और इंस्टीट्यूट हो। कुल मिला के हम 30 से 35 जो टेस्ट सीरीज का अभ्यास करेंगे इस सीरीज में। आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, हम आंसर देते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि टेस्ट इसलिए ज़रूरी, कॉमन नॉलेज को अगर आपने गेन कर लिया है तब भी आप 20-30% क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन एडवांस क्वेश्चन नॉलेज को इकट्ठा किया 40-45% कर पाएंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके डाउट एरिया को रिवीजन कराती है, पैटर्न को समझने में सहायता करती है, समय प्रबंधन में सहायता करती है और परीक्षा के दबाव से बचने का प्रयास कराती है। आपको आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ाने में सहायक होती है। इसके साथ साथ कुछ टेक्निक भी सीख जाते हैं कि हम एलिमिनेट कैसे करते हैं। ये सारी बातें हम लोग करते चलेंगे। तो आइएगा, पहला प्रश्न बिना देर के चलते हैं। आप लगातार इसको आप भी टिक करते चले मेरे साथ भी, और मैं भी टिक करता चलूंगा, जिसमें ये लगेगा पता कि आपका आंसर क्या है, जिससे कि टेस्ट फॉलो भी कर पाएंगे। लास्ट मोमेंट पे जो घबराहट है उसे दूर करने का एक ही रास्ता है कि मैक्सिमम क्वेश्चनों को टैकल करें। मान लो अगर आपने 2-3 हज़ार प्रश्न कर पाते हैं तो उससे ये चल रहा है पता कि आपने 2 से 3 हज़ार जो टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं रिमाइंड कर लिए, राइट। तो आइए, पहला क्वेश्चन ये है, बुद्रहोम एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो कहाँ स्थित है। देखिए, बुद्रहोम जो है श्रीनगर जिले के कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में नवपाषाण कालीन स्थल में बुर्जभोग समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये झील स्तर के ऊपर स्थित है। तो यानी अगर हम इसके पूछे, इतना पूछा गया कहाँ है, तो इसका आंसर क्या है, डी है। लेकिन ये जो फेमस है, कहीं ना कहीं इसका जो उद्गम है भूमिगत आवासीय गड्ढों के रूप में स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ पे कृषि के, वास्तुकला के, अनुष्ठान प्रथाओं के, प्रौद्योगिकी के विकास के प्रमाण मिलने के संकेत यहाँ मिले हैं, संकेत हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी इज राइट आंसर। आइएगा, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। आपके सामने दो, एक राजवंश दिया, एक संस्थापक दिया है, और आपसे ये पूछ रहा है कि इसका राजवंश कौन है और उधर संस्थापक कौन है। तो यहाँ अगर हमारे पास दिमाग में थोड़ा एलिमिनेट करना आता होगा तो इस क्वेश्चन को हम आराम से टैकल कर पाएंगे। जैसे अगर राष्ट्रकूटों की बात करेंगे तो वो दंती दुर्ग है, तो अगर पहले का दूसरा ऑप्शन है तो हम कहाँ जाएंगे, बिना कुछ करे एलिमिनेट कर लेंगे कि इसका आंसर क्या हो चुका है, बी हो चुका है। अगर इसके साथ भी हम लोग आगे जाएंगे तो पाल में गोपाल, ये सब देखा होगा आप लोगों ने। चोल में जाएंगे तो यहाँ पे विजयालय, चौहान में जाएंगे तो वासुदेव। तो दूसरे का आंसर क्या है, बी इज राइट आंसर। तीसरे में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बृहद ऋण मेले का आयोजन किया गया। देखो, यूपी हमेशा क्या कर रहा है, अब इस समय लगातार उद्यमी क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो 30 जून 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है यहाँ पे ऋण मेले का, ऋण मतलब पैसा देने के लिए, यहाँ पे उद्यमियों को, कारीगरों को कहीं ना कहीं 16,000 करोड़ रुपए वितरण किया गया। जिसका पर्पस क्या है कि हमारे यूपी के अंतर्गत जो है एक जनपद एक उत्पाद का एक टैग लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2022-23 के लिए ध्यान रखना, यहाँ पे 2.95 करोड़ के आसपास वार्षिक ऋण योजना का विमोचन किया। तो आपसे यही बोल रहा है किसने स्टार्ट किया, तो आपका आंसर क्या है, ए इज राइट आंसर, यूपी ने किया है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप भी मेरे साथ साथ देते हुए चलें, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हेनरे पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी। अगर हेनले पासपोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ लंदन में स्थित है, हेनले एंड पार्टनरशिप के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और इस सूचकांक जो है इंटरनेशनल जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको IATA कहते हैं, उसके द्वारा डाटा को इसको इकट्ठा करते हैं। और वैश्विक स्तर पर हम अंतर एयरलाइन सहयोग का प्रबंधन करने के लिए इसको हम लोग त्रैमासिक रूप से इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर 2022 की सापेक्ष में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 199 पासपोर्टों में स्तर में वैश्विक आधार पर इंडिया का जो स्थान है यहाँ पर 87वां स्थान
स्थान प्राप्त किया गया है। तो बाकी जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया ये वर्ष 2022 की सूचकांक में शीर्ष स्थान पर विराजमान है। तो यहाँ जो फोर्थ का आंसर क्या बनेगा, सी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो डच स्थापित कारखाने हैं इन पर विचार करना है, उनको कालाक्रम यानी कह सकते हैं क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है। बिमलीपट्टम, मसूलीपट्टम, करिकाल और चिनकुरा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे मुसलीपट्टम की, तो मुस्लिमपट्टम की जो स्टैब्लिश किया गया था 1905 में किया गया, 1605 में किया गया था। तो इसको 1605 में किया जाता है। तो अगर इसको 1605 में किया गया तो आगे हम लोग बात करेंगे इसका करिकाल का, तो करिकाल को 1645 में किया जाता है और करिकाल 1645 में है। और बिमलीपट्टम जो है यहाँ पर देखा जाए तो 1641 में है। और चिनसुरा जो है वो 1653 में है। तो 4 नंबर तो लास्ट में आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान रखना इसका जो आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डी तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 4 आना है। उसके बाद 1653 में इसकी स्टैब्लिश की गई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मुसलीपट्टम की पहले की गई थी 1605 में और बिमलीपट्टम की जो की गई 1641 में, वो करिकाल किया गया 1645 में और यहाँ पे चुनसुरा किया गया है 1653 में। तो आंसर इसका क्या बनेगा, 5 का ए बन जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्ती 1820 के दशक में किया गया था। वर्ष 1959 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन जो है कि बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्ती 1820 में किया गया था। इसमें कहीं ना कहीं राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले जाना स्टार्टिंग हो गए थे। खराब मृदा के कारण, कम ज्यादा वर्षा के कारण कहना समस्याएं पैदा हो रही थी, गंभीर समस्या पैदा हो रही थी और किसानों के लिए राजस्व अदा करना क्या है, असंभव हो रहा था। इसलिए वो यहाँ पे दशक में राजस्व बंदोबस्ती के लिए फेमस है। अगला हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि 1859 की जगह अगर ये 1857 में यहाँ ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। तो जहां 1859 लिखा अगर 57 होता, इसको हम सही मान लेते। तो इसका आंसर क्या है, इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करें 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है आपसे कि जो निम्नलिखित में से जो हमारे दस्तक अभियान है इसमें रोग नियंत्रण करने संचारी रोग। अब देखो संचारी रोग किसे कहते हैं, आपको पता होगा, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, फाइलेरिया है, चिकनगुंजिया है, इंसेफ्लाइटिस है, कुछ ऐसे रोग होते हैं। तो यहाँ पे यूपी के अंतर्गत 1 से 31 जुलाई 2022 के अंतर्गत बीआरडी मेडिकल जो है गोरखपुर के अंदर संचारी रोग के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रारंभ किया गया। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कब किया गया, तो 1 जुलाई 2022 को इसको स्टैब्लिश किया गया था गोरखपुर से। तो इसका आंसर क्या है, 7 का बी इज राइट आंसर। अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे, परिमार जो है किससे संबंधित है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 भी। परिमार का जो विश्लेषण अर्थ है वो है क्षेत्रीय सूचना देना। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्र के लिए पोर्टल है। इसे अगस्त 2021 के आसपास इसे स्टार्टिंग किया गया। आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री थे यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। इसका पर्पस क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के योजना बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ पर देखा जाए किससे संबंधित है ये सिर्फ पूछा गया है। तो आंसर क्या है इसका, सॉरी बी इज राइट आंसर। क्या आंसर आएगा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, राइट। अब हम वो बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बौद्ध धर्म से दार्शनिक विषय से संबंधित निम्नलिखित बौद्ध का क्या नाम था, आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा अगर 9 क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे धम्म पिटक में 7 ग्रंथ है जिनमें उच्च या आगे की जो शिक्षा को कहा जाता है। यहाँ एक दार्शनिक आधार है। अगर विनय पिटक की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ संघ या मठावासी आदेश में शामिल होने वाले नियम और बाकी जो मिनियम शामिल किया गया है। अब बाकी चीज आपको पता ही होगा कि कहीं ना कहीं पाली भाषा में श्रीलंका में चौथी संगति को भी लिखा गया था। शुद्धि पिटक में आप जानेंगे तो यहाँ 5 निकाय हैं इसके बारे में, यहाँ पे दीर्घ निकाय यानी मक्षिम निकाय, कुछ ऐसा पॉइंट है। तो अगर हम बात करेंगे तो 9 का आंसर क्या बन जाएगा, 9 का सी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखने का प्रयास करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे शासक दिए हैं और साम्राज्य के लिए दिया गया है। तो देखो अगर पाल वंश लिखा है तो देवपाल किससे संबंधित होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ से पाल से होगा। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इसका अगर हम जाएं तो या तो बी ऑप्शन होगा या यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, यानी सी और ए ऑप्शन नहीं होंगे, बिकॉज क्योंकि यू नो कि देवपाल जो है पाल से संबंधित है। अब दंती दुर्ग थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रकूट से संबंधित है। तो दूसरे का क्या 3 बन जाएगा। तो अगर 2 का 3 यहाँ बन चुका है तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी इज राइट आंसर बन चुका है। पहले का भोज प्रतिभार से आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान थे, तो यानी इसका डी इज राइट आंसर। तो दैट इज द आंसर ऑफ बी।
राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। लहुरा देवी का प्राचीन स्थल जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो लहुरा देवी जो है बेसिकली संत कबीर नगर के अंदर स्थित है। यहाँ लगभग 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व में मानव के गतिविधियों के और चावल की खेती करने के कहने का प्रमाण मिले हैं, इसीलिए ये थोड़ा फेमस भी है। तो आंसर क्या है इसका, बीज राइट आंसर। आइएगा अगला पॉइंट बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अगले बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में आपसे पूछा गया निम्नलिखित घटनाओं के बारे में आपको यहाँ पे क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला सांकेतिक मुद्रा। देखिए सांकेतिक मुद्रा का चलन जो है 1329 में होता है। कराचिल जो अभियान है वो 1330 में होता है। एंड राजधानी का स्थानांतरण जो है वो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण कर दिया गया, वो 1327 में होता है। वो दोआब में कराधान जो होता है 1326 में होता है। अगर इसको अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो पहले चौथा नंबर आएगा, तो यानी सी इज राइट आंसर, आपका सी बन जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं अभी 13 की। 13 ये बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। तो यहाँ अगर आप देखते होंगे तो 3 जुलाई 2022 को यहाँ पर लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त अभियान के माध्यम से इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान हमारे पास है वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया। आराम से लगा देंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप कह सकते हैं रिसीव करना, रिसाइकिल करना, रिड्यूस करना, यानी कह सकते हैं कि हमें जो प्लास्टिक कचरा है उसको कहीं ना कहीं कम करना है और प्लास्टिक को यूज भी कम करना, प्रबंधन भी कम करना, वितरण भी कम करना, निर्माण भी कम करना, आयात भी कम करना, ये इसके पीछे लॉजिक हो सकते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा है। डिजिटल लोक अदालत, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए डिजिटल लोक अदालत के बारे में अगर जाने तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा, नालसा मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको नालसा कहते हैं। इसके जो तत्कालीन जो यहाँ पे अध्यक्ष थे वो जो न्यायमूर्ति हैं इस समय सीजीआई हैं DY चंद्रचूड़ नहीं थे, वो यहाँ पे अध्यक्ष उदय उमेश ललित थे। तो वो 18वें नंबर के, ध्यान रखना, अखिल भारतीय विधिक के दौरान भारतीय आर्टिफिशियल जिसको AI कह सकते हैं। तो यानी ए का क्या है, ए रॉन्ग ऑप्शन है इसका, बिकॉज यहाँ पे चंद्रचूड़ जी नहीं थे, यहाँ पे थे उदय उमेश ललित जी। तो पहला तो रोंग हो गया। दूसरे की बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग बात करें, ब्लॉकचेन संचालित जो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत का उत्तर प्रदेश शुरू किया गया। ऐसा नहीं, इससे पहले भी हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया है। तो यानी दूसरा ऑप्शन भी क्या है, इसका रोंग बन रहा है। राइट। तो दूसरा भी क्या है, इसका ठीक नहीं है। तो दूसरा भी सही नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, दैट इज आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ अगर 15 की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन अच्छा देखने को मिल रहा है। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। राइट। अगर हम 15 की बात करें तो यहाँ पे अंबुर का युद्ध तो यहाँ पे 1749 में हुआ, दैट इज योर आंसर इज राइट। बाकी वहाँ पे 1748 से 1746 होगा। और बाड़ीसार के युद्ध के बारे में आप जानते ही होंगे। तो अगर अकॉर्डिंग टू यहाँ पूछा ही गया, इसमें कुछ नहीं करना है, तो आंसर इज बी राइट आंसर। राइट। फटाफट जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए एक ही क्लास में। राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की बात करें, सहायक संधि के बारे में आप जानते होंगे कि लॉर्ड बेलीजली के द्वारा 1798 के तहत यहाँ पे या उसके बाद जो सहायक संधि की शुरुआत की गई। सहायक संधि के तहत जो अंग्रेजी बाहरी जो थे आंतरिक व्यवस्था के लिए भारतीय शासक को रक्षा करने के लिए सहमत हुए, लेकिन बदले में कहीं ना कहीं सहायक संधि करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय शासकों को ब्रिटिश सरकार के दल के साथ सहमत होना पड़ता था। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ सहायक संधि की शुरुआत कितने, बेलीजली ने करी, बिल्कुल सही बात है, बेलीजली करता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, हैदर का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है। भाई 1758 में पहली बार हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की थी। और यहाँ पर्पस क्या, क्योंकि अपने दरबार में फ्रांसीसी अधिकारी को बदलने के साथ उनके स्थान पर अंग्रेजी अधिकारी रखने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें सेना के रखरखाव में लेके कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बेल्लोर में कुड़प्पा के क्षेत्र में दिए गए। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी क्या है, यहाँ पे राइट है। अगर हम लोग बात करेंगे हैदराबाद के बाद अगर कोचीन की बात करेंगे तो 1791 में किया, जयपुर में बात करें तो 1794 में किया, एंड श्रावणकोर में बात करेंगे 1795 में किया। तो कुछ यहाँ अगर हम लोग देखेंगे 1798 में हैदराबाद में किया। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो 16 का आंसर क्या बनेगा, बी इज राइट आंसर, दोनों ही सही ऑप्शन है। राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्या कह रहा है देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हम सारे इंस्टीट्यूट की सबसे बेस्ट टेस्टिस लेके आऊंगा जिससे मुझे भी लगे कि हाँ आप मैक्सिमम क्वेश्चन को टॉकल कर पाएं। मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर दे दीजिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा, जो मैं व्याख्या करता हूं उससे उसको समझ भी लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको इसकी PDF वहां ग्रुप में मिल जाएगी। राइट।
उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा विजेता बना। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा यहाँ पे अभी हाल ही में 3 जुलाई 2022 को यहाँ पे आगरा में नोएडा के नीर नेहरवाल और चिराग शेट्टी के अंतर्गत जो है विजय शर्मा मेमोरियल सेलेक्शन द्वारा यहाँ किया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर क्या है, प्रतीक श्रीवास्तव जी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इनको चुना गया है। राइट। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थे। तो आपके बारे में ज्ञात होगा कि इनामुल जो हक थे यहाँ पे वो एक तरफ से कहा जाए पुरातत्व विशेषज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे। ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक ध्यान रखना थे इनामुल हक, जिनका निधन जो है जुलाई 2022 में हो चुका है। तो इसके आंसर में कहाँ जाएंगे, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जैन धर्म से आ चुका है 19, देखते हैं क्या इसका प्रश्न का उत्तर बनेगा। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, सब लोग इंटरेस्टेड हैं, मजा आ रहा है इस सेशन में नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इन सारे प्रश्नों को कम से कम 10-15 टेस्ट सीरीज ऐसी कर लें तो मैक्सिमम टॉपिक भी कर पाएंगे और चीज़ों को समझ भी पाएंगे, कि आप ये भी देख पाएंगे कौन सा आंसर इसका सही कौन सा गलत है, उसकी व्याख्या भी मैं करता हुआ चल रहा हूँ। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म में सबसे अधिक विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। भाई बिल्कुल सही बात है, महावीर के अनुसार उन्होंने कहा प्रत्येक तत्व जो भौतिक है वो आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है, क्योंकि भौतिक कारक जो नाशवान है और आध्यात्मिक जो कारक है वो बाहरी है, लेकिन लगातार खुद को विकसित कर रहा है। उन्हें कहा कि आत्मा कर्म के कारण बंधन की अवस्था में रहती है, इसलिए क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। अगला आपको पता होगा ऋषभ देव प्रथम क्या थे, तीर्थकर थे। ये नॉर्मली बात सबको पता होती है कि पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव थे। तो यहाँ पे 24 में महावीर थे, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है, बी इज राइट आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की तरफ। मध्यकालीन भारत में नाद गवदा शब्द किससे संदर्भित है, यानी किससे लिंक किया गया। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के अंतर्गत राजस्व अधिकारी को नाद गुमडा या देसा ग्राम कुट कहा जाता था। तो आपसे यही पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो राजस्व अधिकारी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आहार बनारस संस्कृति का संबंध किससे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिएगा, आहार संस्कृति किसी बनारस संस्कृति के रूप में जानी जाता है। भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य की आहार नदी के तट पर ताम्र पाषाण को पुरातत्व संस्कृति के आधार पर इसको कहीं ना कहीं देखा गया है। वो 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में, ध्यान रखना, यहाँ पे ये पूर्व से अभी तक चली आ रही है। आपको पता होगा यहाँ बनारस में बराक नदी के साथ साथ अहिर नदी के किनारे जो आहार बनारस के लोग होते हैं, कुल्हाड़ियों से या अन्य कलाकृतियों के माध्यम से अरावली श्रेणी के तांबे ऐश का दोहन करते हैं, और कहीं ना कहीं गेहूं पे और जौ पे ये कहीं ना कहीं फसलों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो आपसे पूछा गया किससे संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है, इसका आंसर बी इज राइट आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, ये आपसे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा सैयद वंश में। आपको पता होगा जो ख्रिश खां है ये 1414 से लेकर 1421 के बीच में रहते हैं। अगर मोहम्मद शाह की बात करेंगे, सॉरी मुबारक शाह की बात करेंगे, तो ये 1421 से लेकर उसके बाद 1434 तक रहते हैं। और ये जो मोहम्मद शाह हैं ये 1434 से लेकर 1443 के बीच में रहते हैं। अब जो आलम शाह आएंगे ये 1443 से 51 के बीच में आएंगे। तो पहले क्या थर्ड आ जाएगा, थर्ड आने पर अगर हम लोग देखें थर्ड के बाद क्या आएगा, बोलेंगे सर यहाँ से मुबारक शाह आ जाएगा, तो 3-2 हो जाएगा। और सॉरी 3-2 नहीं 3-4, सॉरी मुबारक शाह, राइट, मुबारक शाह आ जाएगा 21 में, 21 से 34 के बीच में। तो आंसर क्या बनेगा, 3-4, तो डी इज राइट आंसर। अगला पॉइंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 जो है हमारे देश में, तीसरा संस्करण यूपी के तहत इसको किया गया। कहीं ना कहीं इसमें यूपी लीडरशिप श्रेणी में शामिल किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, इज राइट आंसर। अगला पॉइंट यहाँ से ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। देखिएगा, ये 4 जुलाई कहीं ना कहीं 4 जुलाई 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसे नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, रोंग है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, इज राइट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 68 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था उससे ये प्रश्न निकल के आ रहा है और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम लोग जाएंगे, आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही बात है। 68 में जो यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो 22 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय मीडिया के केंद्र में रखकर कहीं ना कहीं घोषणा की जाती है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के द्वारा उसको पुरस्कार दिया जाता है। अब आपसे बात कर लेते हैं कि आसप, बिल्कुल सही बात है ये वाला,
लेकिन अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली, भाई उत्तर प्रदेश अगर फिल्म फ्रेंडली होता तो फिर मुंबई यही बन जाता। इसलिए यहाँ पे अभी क्या है देखा जाए तो अभी इसमें मध्य प्रदेश को दिया गया है, तो यानी बी राइट बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ए क्या है, राइट है, लेकिन हमसे रोंग पूछा गया, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी आंसर बी इज राइट आंसर, बाकी जो इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करेंगे। तो 25 में ये बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे? पहला अवध, दूसरा बंगाल, तीसरा हैदराबाद, चौथा मैसूर। अब देखो बड़े सीक्वेंस वाइज इसको लगाने का प्रयास करना है। आपसे पूछ रहा है इसको उत्तराधिकारी राज्य थे आपसे पूछा गया। देखिएगा, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण उभरे हुए कहीं ना कहीं कई सारे कारण थे उसमें, कहीं ना कहीं राज्यों में रूपांतरित हो गया था। मुगल काल की संप्रभुता चुनौती नहीं दी गई क्योंकि उसने गवर्नर्स ने कहीं ना कहीं स्वतंत्र एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके सापेक्ष में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ अवध में भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने उत्तराधिकारी राज्य थे, बंगाल में भी था, हैदराबाद में भी था, लेकिन मैसूर में नहीं था। तो अगर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जाएं तो यहाँ पे 1 2 3 इज राइट आंसर, तो बी इज राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी इज राइट आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं बेटा। 1857 के बारे में बात कर रहा है। देखिए पढ़िए बड़े आराम से, इसका आंसर देने का प्रयास करें। आपको पता है 1856 में यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि 1856 में एक मुश्त बंदोबस्ती की बारे में बताना है। यह एक पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली है। दूसरा बोल रहा है इसका एक उद्देश्य ताल्लुकदारों का विस्थापन है। और फिर बोल रहा है यहाँ पे आंसर पूछा है कि कौन सा सही है। 1856 में पहली बार, 1856 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहली लगान बंदोबस्ती प्रणाली एक मुक्त बंदोबस्ती मान्यता पर आधारित की गई, जिसमें ताल्लुकदार जो बिचौलिए होते थे उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया और एक मुक्त बंदोबस्ती ताल्लुक जमीन से बेदखल किया जाने लगा। तो यानी यहाँ पे प्रणाली थी, बिल्कुल सही बात है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कि इसका उद्देश्य ताल्लुकदारों को विस्थापन करना था, यानी उन्हें कहीं ना कहीं खदेड़ना था। यानी उनका विस्थापन का मतलब था कि यह पूरी सामाजिक व्यवस्था को भंग करना था। तो यानी दूसरा ऑप्शन भी क्या है, राइट है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन राइट है, बी इज राइट आंसर। अगला पॉइंट की बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की। 27वां क्वेश्चन देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिएगा, वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के जिले से प्रारंभ किया गया। आपको पता है कि 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले से हरी संकरी पौधे को लगाकर रोपण कर वन महोत्सव अभियान को प्रारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के लिए बागवान खेती को बढ़ाने का प्रयास करा और इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे 5 जुलाई 2022 को एक दिन में 25 करोड़ और 15 अगस्त 2022 को 5 करोड़ पौधे लगा दिए गए। यानी चित्रकूट जिले में टाइगर रिजर्व पार्क भी बनाया जाएगा जहां बाघों को लाया जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 27 का चित्रकूट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और ये हाल ही में तुमने देखा होगा पॉपुलेशन से ही क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में की बात करेंगे तो क्या बोल रहा है, देखिएगा। 2022 के दौरान भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के पीछे छोड़ देगा। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टर के बारे में देखना जाए तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के जो विभाग के जनसंख्या विभाग है उसने द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडक्ट्स को जारी किया गया। उसमें ये कहा गया है कि 2020 में 1% जनसंख्या हमारे पास धीमी गति से कम हुई, लेकिन इसने ये रिपोर्ट में कहा गया कि भारत द्वारा 2023 के दौरान विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में चीन के पार करने का अनुमान है और ये सत्य हुआ, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बनेगा? पहला ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे रोंग। दूसरा, यह अनुमान है देश में 2010-2020 के मध्य 1 मिलियन से अधिक प्रवासी बहन हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। इसने स्पष्ट बताया गया है कि लगभग देखा जाए 2.3 बिलियन लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आबादी के ट्रांसफर फॉर्म में हुए हैं। और बाकी इसके बारे में देखा जाए दूसरा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 29वां बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 29 को देखने का प्रयास करें। देखिएगा, आपको पता होगा बौद्ध धर्म जो हीनयान महायान में कन्वर्ट हो गया था। तो आपसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तगिरी गुफा में आयोजित की गई। तो अगर हम पहली संगीति की बात करेंगे तो यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में जो राजा था अजातशत्रु के संरक्षण में जो यहाँ विभिक्षु थे महाकश्यप की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन जब किया गया तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है? बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा पॉइंट, महाप्रजापति गौतमी विभिक्षु बनने वाली पहली महिला थी। तो इसके बारे में आपको ज्ञात भी होगा कि यहाँ पे बुद्ध की जो उपमाता यानी महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली विभिक्षु बनी थी। और कई स्त्री जो संघ में आई वो धम्म की उपदेशिका बन गई। आगे चलकर वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से महिलाओं को निर्माण करने लगे, धर्म की शिक्षिका बन गई। तो ये कुछ आंसर क्या है? दूसरा भी सही आंसर है। तो आंसर क्या है? बी इज राइट आंसर 29 का।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की तरफ। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, चोल वंश से दिया गया है। चोल वंश के बारे में आप जानते हैं कि 1900 से लेकर 1200 के बीच में चोल वंश का साम्राज्य थोड़ा सा रहा। तो यहाँ बोला है कि बिजाल्ले चोल वंश के लिए पूछ रहा है कि चोल वंश का संस्थापक था। बिल्कुल सही बात है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक बिजाल्ले था, जो पहले पल्लवों का सामंत था। उसने 850 में तंजौर पर कब्जा कर लिया और 9वीं शताब्दी के अंत तक चोलों ने कांची के पल्लवों को हरा कर, ध्यान रखना, पांडवों को कमजोर कर दिया गया, इसे दक्षिण, ध्यान रखना, हरा दिया। और पांडवों को कमजोर करने से दक्षिण तमिल देश में उनमें कहना कि उनके नियंत्रण में आ गए। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, गंगकोट चोल शब्द का वह है जो राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस अवसर पे जो राजेंद्र प्रथम थे वो गंगचोल, ध्यान रखना, गंगा पर विजय प्राप्त करने वाले, उनकी उपाधि दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखो, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, भगवानपुर कहाँ है, तुकागेड़ कहाँ पर है। तो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पर है, तो बोलेंगे सर रावी पे है। तो यानी अगर पहले का आंसर अगर दो है तो ये दोनों वाले, ए वाले, ये वाले और ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे। तो या तो सी होगा या डी होगा। आगे चलते हैं। अगर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो बहुत आपने पढ़ा होगा सिंध पर। तो सिंध क्या है, अब दूसरे का ए बना तो आंसर बिना कुछ करे कितना हो गया, बोलेंगे सर सी हो गया। और उसके बाद यहां देखेंगे तो ये चौथा और ये क्या है, ये वाला आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ फटाफट। इस तरीके से हम मैक्सिमम कम से कम 20 से 30 रीच करेंगे। देखिएगा, सबको बेनिफिट भी होगा, सबको बहुत मजा आ जाएगा। आप इसको टैकल करते हुए चलें और साथ में मेरे साथ रिवीजन भी करते चलें, जिससे कि जो व्याख्या कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ जाएगी। चलिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करने का प्रयास कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कहां पे, यहाँ पे कौन सा सही है पूछा गया है। दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नवाब था। भाई सिर्फ बिल्कुल सही बात है। नायब का जो पद था वो सबसे शक्तिशाली था। क्यों? नायब व्यावसायिक रूप से सुल्तान की सभी शक्तियों का उपभोग करता था। आप सोचो, सुल्तान की सभी शक्तियों का उपयोग करेगा तो सभी विभागों को नियंत्रण करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। आगे बोल रहा है कि बलबन द्वारा दीवान ए अर्ध नावक सैन्य विभाग की स्थापना की गई। तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे बलबन के द्वारा कहीं ना कहीं दीवान ए अर्ज की स्थापना की गई। तो अगर हम इसके क्वेश्चन के सापेक्ष में जाएंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, दोनों ही सही बन जाएंगे। तो दोनों ही सही बनेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। बिकॉज आपको पता होगा कि सैन्य विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बहुत बेहतर बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं ना कहीं हुलिया प्रणाली, डाक प्रणाली की शुरुआत की, जिससे सैनिक को नगद वेतन देने के साथ साथ उसे सुल्तान भी कहा जाता था पहला, कि ऐसा किया। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जो NHAI बोलते हैं, राष्ट्रीय हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं, उसके निदेशक जो हैं वो एफिल टावर जो तर्ज पर प्रयागराज के गंगा के किनारे पर, कहां पर, प्रयागराज के गंगा किनारे पर कहीं ना कहीं आर्ट गैलरी का आयोजन किया जा रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। लेकिन इसका पर्पस क्या है, देखो, देश की इकलौती ऐसी रिवर आर्ट गैलरी होगी जहां देश दुनिया के लोग जब पर्यटन आएंगे, कुंभ को देखने के लिए आएंगे, प्रयागराज की संस्कृति को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रयागराज के अलावा नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार के कुंभ में कहीं ना कहीं रंग देखने को मिलेगा वहां का। तो यहाँ पर्यटक के अखाड़ों के रूप में शंकराचार्य, नागा सन्यासियों के चित्रों का, उनकी भक्ति का, उनकी साधना का कहीं ना कहीं परिचित भी दिया जाएगा। और परिचित देने की वजह से उसके क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को, उससे इकोनॉमिकल आय भी हमारी बढ़ेगी। राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 पर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। देखिएगा, आपको पता होगा जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की जो इकोनॉमी है $1 ट्रिलियन बनाने के लिए, यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रकार से कहा जाए तो इकोनॉमिकल कंसल्टेंसी करने के लिए डेलाइट टच जो थॉमस है उसकी कंसल्टेंसी को हम लोगों ने क्या किया, इकट्ठा किया। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डेलाइट इंडिया के रूप में MOI किया है, जिसका पर्पस क्या है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हमें बढ़ाना है, यानी बनाना है। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग यहाँ 35 पे। अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 1765 में इलाहाबाद की संधि से आइएगा बात करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दौला कंपनी को युद्ध क्षति के द्वारा, ध्यान रखना, यहां पे 80 लाख रुपए देने पे सहमति हुई। भाई अगर छोटी सी बात सोचिएगा
अगर क्वेश्चन के आवाज उस पर जाएं तो यहाँ पर कोई सहमति नहीं बनी, और कोई सहमति बनी। आपको सिराजुद्दौला के बारे में जानकारी भी पता होगी। ब्रिटिश सरकार कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कंपनी के दस्तक या ट्रेड परमिट के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप बंगाल के नवाब के बीच में कहीं ना कहीं विवाद हो गया था, और विवाद होने की वजह से बड़ी समस्याएं पैदा हुई। तो आंसर क्या है इसका 35 का इवन वन तो रोंग हो जाएगा, तो वन रोंग हो गया, तो यानी ये ऑप्शन वाला नहीं होगा। आगे चलते हैं। नवाज 16 बनास के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गए थे, बिल्कुल सही बात है। शाह आलम द्वितीय कंपनी संरक्षण बर्मा में रहने के लिए अनुमति दी गई। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो तीसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। नवाजुद्दीन सिद्दौला के इलाहाबाद कारगार के लिए यहाँ पे द्वितीय को सौंपने पर सहमति बनी, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन यानी डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं 36 के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ लिखा है इसमें आधुनिक भारत इतिहास के संदर्भ कथनों पर विचार करें। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, 36 नंबर। अब 36 के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान होगी। देखो शिमला की स्थापना, जो आज वर्तमान में जिसको शिमला कहते हैं, उसकी स्थापना गोरखा युद्ध जो हुआ था 1815 में, और 1816 के दौरान यहाँ पे उनकी स्थापना की गई। अंग्रेज मराठा जो युद्ध है उसके दौरान 1818 में यहाँ पे कांग्रेस की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग में तो 1835 में सिक्किम के राजा ने उसे छीन लिया गया। तो यहाँ हिल स्टेशन फौजों को ठहराने के लिए, सरहद की चौकसी के लिए, दुश्मन के खिलाफ हमला करने के लिए महत्वपूर्ण रखते थे। तो यानी पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। उसके बाद 1864 में यहाँ पे वायसराय जॉन लॉरेंस में आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरण कर लिया था, बिल्कुल सही बात है। गर्मियों के कारण वहाँ पे हैजा मलेरिया की सबसे बड़ी ज़्यादा आशंका होती थी। इस पर्पज से कहना कि इन्होंने ध्यान रखना कि क्योंकि हिल स्टेशन में जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु के साथ मिलती जुलती रहती थी, इसलिए नए शासकों के लिए आकर्षण करने के लिए गतम का केंद्र बनाया गया, तो स्थानांतरण कर लिया गया। ये आपने सुना भी होगा। तो आंसर क्या है इसका, बी इज राइट आंसर। दोनों ही सही ऑप्शन है, दोनों ही सही ऑप्शन का मतलब बी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। आप हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, बड़ा चर्चा का विषय बना जो लुल्लू शॉपिंग मॉल के रूप से विख्यात है कहीं ना कहीं। तो ये 10 जुलाई 2022 को यहाँ पे जो योगी जी मुख्यमंत्री हैं लखनऊ में, भारत के सबसे बड़े लुल्लू शॉपिंग मॉल को उद्घाटन करते हैं। इसका निर्माण 2000 करोड़ की लागत से लगभग बना हुआ है। लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में कहीं ना कहीं शहीद पथ पर यह लगभग 22 लाख वर्ग मीटर मॉल में फैला हुआ है। तो यहाँ बहुत ईजी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये कभी हिंदू मुस्लिम वहां पे अजान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जय श्री राम लगा रहे हैं, ये बड़ा फेमस इशू भी रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं 38 की तरफ। 38 क्या कह रहा है देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 38 भी। 38 ये कह रहा है कि अभी हाल ही में कनकहल्ली स्थल जो खबरों में रहा है किस स्थान पर है। देखिएगा अभी आपने देखा होगा जो हमारे पास एएसआई होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है, कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में यहाँ पर जो सन्नति स्थल का हिस्सा है उसके पास भीमा नदी के तट पर कहीं ना कहीं प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण करेगा, यानी मिला है। तो यहाँ पे ये कहाँ पर है, तो बोलेंगे सर ये कर्नाटक में अभी हाल ही में चर्चाओं का विषय रहा। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसका बी इज राइट आंसर। अगला 39 की बात करते हैं। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्तूप के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पे स्तूप का अर्थ होता है संस्कृति, अर्थ का होता है टीला। इसका उद्गम है गोलार्थ लिए गए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में अंडा कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना कहीं ना कहीं ज्यादा टीले में जटिल हो गई, कई चौकोर बनने लगे, गोलाकार बनने लगे, अंडे के ऊपर जैसे हमलिका होती है ऐसी छज्जे के आधार पर देवताओं का घर यहाँ प्रतीक होने लगे। तो इसके सापेक्ष में अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर, तो इसकी उत्पत्ति की साधारण अर्धा गोलाकार के रूप में हुई है, बिल्कुल सही बात है। दैट इज द लास्ट में अंडा के रूप में हो गया, तो यानी ए इज राइट आंसर। आगे बोल रहा है कि स्तूप की रेलिंग और स्तंभों पर उत्तरकोण लेखों में निर्माण के दान की अंकित, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग देखें स्तूपों में वेदिकाओं और स्तंभों पर मिलने वाले अभिलेखों से यह चलता है पता कि सजाने के लिए वहां किए गए दान का चलता है कि किसने दिया। जैसे आपने देखा होगा हाल ही में अभी भी अगर हम लोग कहीं दान करते हैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, वहां पर नाम लिखा देते हैं। तो आज वो आज की लैंग्वेज अलग है, पहले की लैंग्वेज अलग थी। तो यानी दोनों ही ऑप्शन क्या है इसका सही है, यानी बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन सा। भैया सिंपल सी बात है, अब आप जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है, वह मोहम्मद गौरी का तुर्की गुलाम था।
और तराइन युद्ध की लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सल्तनत का विस्तार हुआ, भूमिका हुई, उसमें गोरी की भारतीय संपत्ति का गवर्नर उसे बनाया गया था। तो आंसर क्या बनेगा, बोलेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक फेमस है। और आराम शाह के बारे में जाएंगे तो कुतुबुद्दीन के बारे में आपको पता ही होगा कि 1206 से लेकर 1210 के बीच में रहा और चौगान खेलते समय उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ये इसकी बेसिक बात है। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो 1210 से 1236 के बीच में रहती है। आराम शाह बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो 1210 तक बीच चले जाते हैं। रुकमुनदेही जो है 1236 में बन जाती हैं। तो यानी इसका आंसर क्या है, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करेंगे। तो 41 के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिएगा, आपको पता होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे आलमगीर की बात करेंगे तो आलमगीर कहीं ना कहीं मेरठ जिले के आसपास पड़ता है ना। तो आलमगीर क्या है, मेरठ जिले के पास पड़ता है। वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल के, ध्यान रखना, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो तंत्र मिले हैं जहाँ पर छोटे टेराकोटा मनका जैसी संरचना मिली है। वहाँ सोने का लेप लगा हुआ, कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। वहाँ त्रिभुज या मोर गिलहरी की छाप वाले बर्तन भी मिले हैं। तो यानी आंसर क्या बनेगा, आलमगीर इज द राइट आंसर। अगर 42 की बात करेंगे, देखिए 42 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालयों से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1300 संस्कृति पांडुलिपियों की फारसी में अनुवाद किसने किया। देखो अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल है वो 1351-1388 के बीच में। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक था। उसने खान जहां मकबूल, जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण था, उसको अपना वजीर या प्रधानमंत्री उसने बनाया, नियुक्त किया। और वजीर ने सुल्तान के प्रशासक में मदद करने के लिए उस अवधि के लिए सल्तनत की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। और अपनी पद धारण करने के बाद दिल्ली की सल्तनत की जितनी भी समस्याएं थी उनका सामना उसने किया। और साथ में कहना कि बंगाल के जो अभियान थे उनको भी उसमें कहना कि उसको दिलाने में, मुक्ति दिलाने के लिए रहा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ऐसा यानी अरवुद्दीन खान के द्वारा इसको अनुवाद किया गया, यानी ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 42 की। 42 करंट अफेयर से क्वेश्चन है। और 42 यहाँ पे अगर हम लोग 43 की, तो आपको पता होगा कि निम्नलिखित में कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन चुका है जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेन गति की स्पीड 130 किलोमीटर तक पहुंच गई है। तो आपको पता होगा उत्तर मध्य रेल, जिसको एनसीआर कहते हैं, प्रयागराज डिवीजन देश का पहला ऐसा डिवीजन है जहां पर संचालित जो है 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 272 की अधिकतम स्पीड जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। यह आंकड़ा भारतीय रेलवे के सभी जो 68 रेल डिवीजन है उनमें सर्वाधिक है। तो यहाँ पे प्रयागराज इसलिए फेमस है क्योंकि यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की तरफ। 44 आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक करेंगे, राइट। तो 44 तक चलते हैं। 44 क्या बोल रहा है, आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिएगा, यहाँ पर अभी वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार की बात करेंगे तो 2022 का कौशिक राजशेखर को यहाँ दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में क्या किया, सर्वोच्च कहीं ना कहीं काम किया है। वो उनसे पहले क्या थे, इंजीनियर थे, उन्होंने जिन्होंने प्रौद्योगिकी के रूप में काम किया। तो हाल ही में कहीं ना कहीं ये इस वर्तमान में हामुश्किल विश्वविद्यालय जो है उसमें इंजीनियरिंग के विभाग के भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कौशिक राजशेखर, राइट। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये क्रोनोलॉजिकल से पूछ रहा है, यानी 45 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कालोक्रोनिकल बताना है आपको। अब क्या कह रहा है देखो 45 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा, सूरत की संधि कब हुई, 1775 में। पुरंदर की संधि कब हुई, 1776 में, राइट। उसके बाद सालावाई की संधि कब हुई, तो बोलेंगे 1782 में। अगर हम बात करेंगे यहाँ से बेसिन की संधि कब हुई, तो बेसिन की संधि के बारे में, हाँ, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल इसको हम मैचिंग कर लेते हैं पहले, राइट। तो सूरत की संधि 1775 में और पहला हो जाएगा। फिर दूसरा पुरंदर की संधि बिल्कुल 1776 में, बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। तीसरा सलावत की संधि 1782 में, हाँ बिल्कुल, सी इज राइट आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं नहीं मिल रहे, हमें फर्स्ट सेकंड यही मिल रहे हैं। इसको हम लोग ठोकेंगे, पतली गली से आगे निकलने का प्रयास करेंगे, राइट। तो दैट इज आंसर इज सी, राइट। आगे चलते हैं और बेसिन की संधि के बारे में आप जानते होंगे 1802 के तहत हुई पेशवा के साथ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 का सी इज राइट आंसर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये भी क्या है, चैन से किया गया। आपको पता होगा गांधी जी के द्वारा हमारे देश में 1915 के बाद कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका में आना स्टार्टिंग किया। और उसके बाद जो है 1917 से चंपारण में पहला उनका सत्याग्रह होता है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 46 का, क्या लिखा है, बारदोली। आपको पता होगा बारदोली कहाँ हुआ,
बारदोली जो हुआ है गुजरात में हुआ, 1928 में हुआ। पहला क्वेश्चन तो 1928 में। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफे की अगर हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस मंत्रियों को इस्तीफा कब दिया गया? 28 माह के बाद मंत्रिमंडल से 1939 में दिया जाता है। और गांधी इरविन समझौतों की बात करेंगे तो आपको 1931 में हुआ। और द्वितीय गोलमेज की बात करेंगे वो दिसंबर में हुआ 1931 में। और गांधी इरविन समझौता 1931 में ही हुआ, लेकिन मार्च में हुआ। तो अगर हम इसमें सापेक्ष में जाएंगे तो पहले बारदोली हुआ 1928 में, राइट। उसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा 1939 में दिया गया। उसके बाद गांधी इरविन क्या हुआ? 1931 में हुआ, लेकिन ये मार्च में हुआ। और दिसंबर, ये दिसंबर में हुआ। तो आंसर क्या जाएंगे? बोलेंगे सर ए इज राइट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर यहां पे आता है 47। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 47 ये कह रहा है कि नवाचार सूचकांक 2021 में यूपी का स्थान क्या है? देखिएगा भाई, छोटी सी बात सोचिएगा। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे 21 जुलाई 2022 को 2021 वाला ध्यान रखना सूचकांक जारी किया गया, जिसमें 17 राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 7वां प्राप्त करा है। यहाँ से पूर्वोत्तर राज्य है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य के बाद जो बड़े राज्य, छोटे राज्य, पहाड़ी राज्य के यूटी के सापेक्ष में कहीं ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 47 का ए बन जाएगा। 48 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 94 वर्षीय यहाँ पर भगवानी देवी फिनलैंड में टाम्परे वर्ल्ड में मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में हुआ। वहां पर 100 मीटर स्प्रिंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत के, ध्यान रखना यहाँ पे ये आई हैं। तो आंसर क्या बनेगा? इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे 2.74 में 100 मीटर की क्या करी इन्होंने दौड़ लगाई है। तो काबिल तारीफ है भाई, आप उनके बस की तो इतना है नहीं भाई, है ना। 49 की बात करेंगे। क्या है? प्राचीन भारत में विवाह नियमों को लेकर, आय हाय, विवाह नियमों को लेकर बोल रहा है 49 क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है आपसे? कौन सा ऑप्शन सही है? क्या लिखा है? गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र प्रवाह से सुनिश्चित करने के लिए थी। भैया छोटी सी बात सोचो, गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना अपेक्षित था। गोत्र प्रणाली के नियमों के आधार पर कहना कि सुनिश्चित होता। आज ऐसे होता है कि यदि किसी माता का गोत्र दूसरी माता, मतलब लड़के की माता का गोत्र या उसकी लड़की की माता गोत्र एक निकल जाए तो विवाह ही नहीं होता, चाहे कितना ही तुम प्रेम कर लीजिएगा, किसी की समुदाय क्यों ना हो। तो यानी पहला ऑप्शन क्या है बेटा? रोंग बन जाएगा। ऐसी कोई प्रणाली थी ही नहीं। दूसरी, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्ग बाध्यकारी थे। भाई छोटी सी बात सोचो, धर्म समाज के कुछ वर्ग जो ब्राह्मणवादी मानदंडों के खिलाफ थे, उन नियमों की अपेक्षा की जाती थी, ना कि वो बाध्यकारी थे। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? रोंग है। और ये होने की वजह से आंसर क्या बनेगा? डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 50 की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हमारी सीरीज जो है ये 50-50 क्वेश्चनों की आती रहेगी। आप इसका प्यार बनाए रखें। दूसरी बात, आप किस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, मैं सारी टेस्ट सीरीज एज इट इज लेके आपके सामने आ जाऊंगा, जहां पर आप भी रिवीजन कर लेंगे और साथ में प्रश्न के क्वेश्चन को करने का तरीका भी जान लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है सराय अदल। अगर सराय अदल की बात करेंगे तो ये क्या है? कपड़ा और किराने का बाजार हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सराय अदल का, पहले का पहला आंसर है। और दोस्तों अगर पहले का पहला आंसर है तो भाई आगे देखना भी मत, सी इज राइट आंसर, क्योंकि पहले का पहला आंसर एक ही में दे रखा है। और आगे लिखा है साइना ए मंडी। तो साइना ए मंडी बाजार अधीक्षक हुआ करते थे, बरीद खुफिया अधिकारी हुआ करते थे, मुनिया गुप्त जासूस हुआ करते थे। तो यानी आंसर क्या है इसका? सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास, एक बार कमेंट करने का प्रयास करें। दृष्टि की टेस्ट नंबर 3 को हम लोग 50 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर चुके हैं। लगभग अभी 15 टेस्ट के आसपास दृष्टि के आए हैं, बाकी धे के भी आए हैं, जीएस वर्ल्ड के भी आए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम पर डे लगभग 100 क्वेश्चन आपके सामने लेके आते रहें। इसमें यूपी स्पेशल का भी लेके आऊंगा, सेंसस भी लेके आऊंगा, विजन भी लेके आऊंगा। यानी इस सीरीज में मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम टेस्ट पेपर हम यहीं कर लेंगे, आपको कोई परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।